सचिव को चिट्ठी लिखकर डीएम को हटाने की मांग कर डाली है। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। शादी के गाढ़े रंग में भंग बढ़ गया। त्रिपुरा के अगरतला के एक मंडप में जब डीएम अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई थी। डीएम साहब तो इतने ताव में थे कि उन्होंने बारातियों को भगा दिया, दूल्हे दुल्हन को मंडप से बाहर भगा दिया। इसको अरेस्ट करिए, इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो, रुको। और तो और उन बेचारे पंडित जी को भी एक चपत जमा दी जो शादी करवाने के लिए आए हुए थे। अगरतला पश्चिम के डीएम शैलेश यादव ने 26 अप्रैल की रात शादी के मंडप में जो उधम मचाया, अब वो उन पर भारी पड़ रहा है। उत्साह में आकर उन्होंने बहादुरी तो बहुत दिखाई, लेकिन अब ये मामला उनके खिलाफ जा रहा है। हो रहा है यहाँ पे। शादी करवाने वाले पंडित को पीटना डीएम को महंगा पड़ सकता है। शादी में मौजूद पुलिस वालों को अपशब्द कहना भारी पड़ सकता है। शादी में हंगामा करके दूल्हे दुल्हन को मंडप से बाहर करने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है। शादी के अनुमति पत्र को फाड़ने की घटना उनके खिलाफ जा सकती है। प्रचार हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, पश्चिम अगरतला के डीएम शैलेश यादव ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया, उससे त्रिपुरा की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के सिपहसालार खफा हो गए हैं। बीजेपी के 5 विधायकों ने शैलेश यादव के खिलाफ जांच की मांग की है। विधायकों ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डीएम को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। जाके शादियां रुकवा दी और वहाँ पे जो पुरोहित थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो 70 से ज्यादा उम्र है जिनकी, उनको वो मारा। वो अच्छा नहीं है। ब्राइड को मारा, ग्रूम को मारा, उनके जो गार्डियंस थे उनको गालियां दी। ही यूज्ड फिल्दी लैंग्वेजेस, एब्यूसिव लैंग्वेजेस। वो डीएम को शोभा नहीं देता। तो हमने आज एक चिट्ठी लिखा 5 विधायक जने, हमारे जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी को इमीडिएट कुछ एक्शन लेना चाहिए। जिन विधायकों ने डीएम के खिलाफ चिट्ठी लिखी है उनमें आशीष कुमार साहा, राम प्रसाद पॉल, आशीष दास, सुशांत चौधरी और दीबा चंद्र हरंगखा हैं। शादी के मंडप में डीएम की कारगुजारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग डीएम को अपने निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाकी बातें एक तरफ, पर जिस अहंकार और उद्दंडता के साथ अगरतला के डीएम ने विवाह कराने आए पंडित को बिना कुछ बोले थप्पड़ जड़ा, वो दर्शाता है कि आजादी के बाद भी औपनिवेशिक शासन खत्म नहीं हुआ है। गोरों की जगह अब बस इसे सरकारी बाबू चला रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग अगरतला और हैशटैग डीएम शैलेश यादव सस्पेंड ट्रेंड करने लगा। लोगों का आक्रोश डीएम शैलेश यादव के खिलाफ उमड़ने लगा। दुल्हन के भाई शरदजीत देवदास ने फेसबुक पोस्ट पर पूरी घटना बयां की। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ शादी का परमिशन लेटर भी पोस्ट किया, जिसकी कॉपी को डीएम ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। इस परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा था कि शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। दुल्हन के भाई ने लिखा है कि शादी का शुभ मुहूर्त रात 11:30 बजे तक था। इसकी सूचना भी जिलाधिकारी को दे दी गई थी, फिर भी उन्होंने हंगामा किया। शरदजीत देवदास ने डीएम के एक्शन पर सवाल उठाते हुए पूछा है, डीएम शैलेश यादव जी, बताइए हमारी गलती कहाँ है? जब आपने सारे आदेश जारी किए तो उन कागजों को सबके सामने क्यों फाड़ दिया? अगर अनुमति नहीं थी तो समारोह करने का आदेश क्यों जारी किया? क्या हमारे राज्य में हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करना गैर कानूनी है? क्या हमें शुभ मुहूर्त का पालन नहीं करना चाहिए? शरदजीत दास ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अगर हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं साहब, तो भीड़ के सामने असभ्य भाषा का प्रयोग भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार ही है। बहुत हैरास हुए हैं, तो सबका तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल। मेरे पापा कार्डियक पेशेंट है, मेरी मम्मी डायबिटिक है। सो लेकिन सर जितना सपोर्ट आ रहा है, वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन।
ठीक है, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स मेंटली, ताकि हम लोग और स्ट्रेस ना ले। हम लोग अपने आप को कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा ठीक रखने के लिए। आपको बता दें कि डीएम ने दुल्हन के भाई को एजुकेटेड फूल कहा था। अपनी पोस्ट में उन्होंने डीएम को संबोधित करते हुए कहा है कि वो कोलकाता के सबसे बड़े कोविड सेंटर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोविड से हुई मौतों को देख चुके हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी पता है। उन्होंने त्रिपुरा सरकार से गुजारिश की है कि शादी जैसे शुभ अवसरों पर त्रिपुरा के लोगों को ऐसा अपमानजनक उपद्रव न देखना पड़े जैसा कि उनके परिवार ने देखा है। अगरतला से प्रवीर और हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे डीएम का काम होता है कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करवाना, लेकिन यहां पर तो पश्चिम अगरतला के डीएम संगम बन गए। शादी रुकवाने के लिए पहुंच गए, बारातियों को धमकाया, पुलिस वालों से डंडे पड़वा दिए, पुलिस वालों को भी जमकर फटकारा, तो इन सब के बीच पुजारी को भी ऐसे धकेला जिसकी तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। क्या आखिर इस तरह का व्यवहार डीएम ने उस शादी समारोह में क्यों किया? क्या कोई और तरीका शादी रुकवाने के लिए वो नहीं कर सकते थे? जो पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर अगरतला पश्चिम के जिलाधिकारी शैलेश यादव ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया वो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 26 अप्रैल की रात अगरतला के एक मंडप में शादी समारोह चल रहा था। उस दौरान जिलाधिकारी शैलेश यादव अपनी टीम के साथ एक विद्युत केंद्र के निरीक्षण के लिए निकले थे। रात काफी हो चुकी थी। इसी बीच उन्होंने शादी के मंडप में हलचल देखी तो सीधे मंडप में घुस गए। उस वक्त शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। मुहूर्त रात 11:30 बजे का था। उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन डीएम साहब पहुंचे तो उनका पारा हाई हो गया। अपनी टीम के साथ वो घरातियों और बारातियों पर टूट पड़े। रास्ते में बेचारे पंडित जी मिल गए। डीएम साहब ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद शामत बैंड वालों की आई। वो सिर पर पांव रखकर मंडप से भाग खड़े हुए। डीएम और उनकी टीम ने किसी को भी नहीं बख्शा। किसी के साथ धक्का मुक्की की तो किसी को मिली फटकार। बारातियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे डाली। दुल्हन के डॉक्टर भाई को डीएम ने पढ़ा लिखा मूर्ख तक कह दिया। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। दुल्हन पक्ष के लोगों ने डीएम को शादी का परमिशन लेटर दिखाया। ये लेटर खुद डीएम ने ही जारी किया था, लेकिन सिंघम के अवतार में आ चुके डीएम साहब तो आपे से बाहर थे। लेटर को उन्होंने हाथ में लिया और उसकी चिंदी चिंदी उड़ाकर फेंक दी। डीएम साहब फिल्मी अंदाज में आ गए। बारातियों और घरातियों की मजम्मत करने के बाद वो वहां से मौजूद पुलिस वालों पर भी पिल गए। एक पुलिस अफसर की उन्होंने मौके पर ही क्लास लगा दी। कितने लोग इधर काम करके बोलो। तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो उसके साथ चलो। सर वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम नहीं जाओगे उसके साथ। डीएम साहब तो मौके पर मौजूद पुलिस वालों को छठी का दूध याद दिलाने पर आमादा थे। उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद डीएम ने आला अफसरों को फोन लगा दिया, पूरा माजरा बताया और ईस्ट अगरतला के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है। इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली I have to recommend suspension, immediate suspension of West Agartala Police Station OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. डीएम शैलेश यादव यहीं नहीं रुके।
पूरे हंगामे के बाद उन्होंने इस शादी मंडप समेत 2 मंडपों को साल भर के लिए सील भी कर दिया। ये पूरा मामला जब सुर्खियों में आया तो डीएम साहब की सिंघम के तर्ज पर बहादुरी उनके खिलाफ चली गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चल गया। उनके खिलाफ दुल्हन के भाई की फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई। अगरतला से प्रोबीर और हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। एक और महत्वपूर्ण खबर, कहते हैं मुश्किलों में ही इंसानियत का इम्तिहान होता है। ऐसी एक खबर सामने आई है नागपुर से, जहां पर 85 साल के एक बुजुर्ग ने अपना बेड एक जवान के लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, ये कहते हुए कि मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं, लेकिन इनके छोटे बच्चे हैं, इनकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। उनकी ये कहानी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कोरोना की महामारी में इंसानियत की बेमिसाल कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल दास्तान में बताया जा रहा है कि कोरोना से लड़ रहे 85 साल के एक स्वयं सेवक ने एक युवा की जान बचाने के लिए अनोखा त्याग दिया। वायरल ट्वीट में कहा जा रहा है, मेरी उम्र 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे मेरा बेड दे दें। ये तस्वीर नागपुर के 85 वर्षीय नारायण भावराव दा भाटकर की है, जो अपना बेड देने के लिए 3 दिन बाद चल बसे, लेकिन अपने पीछे मानवता की मिसाल छोड़ गए। दरअसल नारायण भावराव दा भाटकर आरएसएस के स्वयं सेवक थे। बड़ी मशक्कत से उनकी बेटी ने नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में बेड का इंतजाम करवाया था। उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। एम्बुलेंस से खुद पैदल निकलकर अस्पताल गए थे। उन्हें बेड मिल गया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा। वो अपने 40 साल के पति को बेड दिलाने के लिए जार जार रो रही थी। नारायण दा भाटकर ने डॉक्टर से कहा, मैं अब 85 साल का हुआ हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ, इस जवान का जिंदा रहना मेरे से अधिक महत्व का है। उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। इस मामले पर नागपुर के मेयर क्या कहते हैं, जरा उनकी सुन लीजिए। सिचुएशन देखने के बाद में उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए उनको वहाँ एक चेयर बैठने के लिए दी गई और हमारी कैजुअलिटी में एक बेड पर उनको लेटने के लिए कहा गया। लेकिन उस जगह पर उन्होंने ये कहा कि तुरंत एडमिट पेशेंट नहीं हो सकता है क्या करके। उनको बताया गया कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए पहले हम कैजुअलिटी में उसको एडमिट करते हैं, उसके पश्चात हम उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल में टोटल प्रोसेस करके एडमिट करते हैं करके। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। मेयर ने तो ये बताया कि नारायण राव अस्पताल में आए थे, उन्हें बेड दिया गया था, लेकिन आगे की कहानी से उन्होंने अनभिज्ञता जताई। हालांकि जिस रोज अस्पताल से नारायण राव निकले, उसके 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर उनके त्याग की कहानी वायरल होने लगी। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन कोरोना काल के मुश्किल दौर से हिंदुस्तान इस वक्त गुजर रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है आप मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ये हिंदुस्तान है और ये हमारा इम्तिहान है। ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है, बदसूरत सन्नाटे की आहट सुनी हमने। फिक्र है बुजुर्गों की, बच्चों की, डर लगता है ना। पर उम्मीदों के रोशनदान अब भी खुले हैं। मुश्किल समय है पर साथ हम खड़े हैं। आपके परिवार का सदस्य आज तक। सबके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि इस आफत, इस महामारी, मौत के इस हाहाकार से मुक्ति कब मिलेगी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का शिखर यानी पीक कब आएगा, ये कब थमेगी। इसके लिए आज के आंकड़ों और आईआईटी कानपुर के एक रिसर्च की मदद लेंगे। इससे आपको दूसरी लहर के खतरनाक भविष्य की तस्वीर समझ में आ जाएगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने अपने डेटा में नया अपडेट दिया है।
इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज जो स्थिति है उसके आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरी लहर का पीक 14 से 18 मई के बीच आ सकता है और रोजाना संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा